Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes, we had completed all the concept of child-centered education and the progressive education. देखो CDP के इस सीरीज़ में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं. तो इससे पहले हमने जो है मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ लैंग्वेज एंड थॉट. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एलिमेंट्स क्या है आपकी लैंग्वेज के, एंड देखेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो आइए बात करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं भाषा के बारे में कि आपके मस्तिष्क के कौन से हिस्से से आपकी प्रोड्यूस होती है आपकी लैंग्वेज. तो अगर हम सबसे पहले समझे, क्योंकि ये आपका जो भाषा है, लैंग्वेज है, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. आपके मानसिक जो एबिलिटी होती है उसका हिस्सा है आपका जो भाषा है. आपके मस्तिष्क से हम कह सकते हैं कि आपके ब्रेन से ये प्रोड्यूस होती है. अगर हम बात करें तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट ब्रेन एंड दिस पार्ट इज़ नॉन एज योर राइट ब्रेन. अगर हम बात करें लेफ़्ट ब्रेन के फंक्शन की, तो ये आपका जो लेफ़्ट ब्रेन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लैंग्वेज डेवलपमेंट. आपका जो भाषा प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए आपका लेफ़्ट ब्रेन साइड जो है रिस्पॉन्सिबल होती है. वेयर एज अगर हम राइट ब्रेन की बात करें, दिस साइड ऑफ ब्रेन इज़ नॉन एज योर क्रिएटिव ब्रेन. आप जो इमेजिनेशन कर पाते हो, आप जो क्रिएटिव कर पाते हो, आपकी इंसाइटफुल जो लर्निंग होती है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? आपके राइट साइड ऑफ द ब्रेन से जो है प्रोड्यूस होती है. इसलिए हम राइट साइड के ब्रेन को हम कहते हैं क्रिएटिव ब्रेन, और लेफ़्ट साइड जो ब्रेन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लैंग्वेज डेवलपमेंट और लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो दैट वी कैन से इट लॉजिकल ब्रेन. लॉजिकल ब्रेन हम इसको कहते हैं लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन के. अगर हम फंक्शन की बात करें, जो एनालिटिकल थॉट्स होते हैं आपके, लॉजिकल थॉट्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, रीजनिंग आप कहाँ से कर पाते हो, साइंस एंड मैथ्स कहाँ से सॉल्व कर पाते हो, नंबर स्किल जो आपकी आती है, तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपके लेफ़्ट ब्रेन से प्रोड्यूस होती है. जितनी भी स्किल्स है इसको आप स्ट्रेंथन करते हो, इसको आप इम्प्रूव करते हो. हम कह सकते हैं कि जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके लेफ़्ट ब्रेन फंक्शन. वेयर एज जो आपकी अवेयरनेस होती है, क्रिएटिविटी होती है, आपकी इमेजिनेशन है, इंट्यूशन है, इंसाइट है, म्यूजिक अवेयरनेस है, 3D फॉर्म्स है, लेफ्ट हैंड कंट्रोल जो आता है आपका, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका राइट ब्रेन. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है. क्वेश्चन आता है कि आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर विल बी लेफ्ट ब्रेन ऑफ द पार्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो नेक्स्ट बात करते हैं, समझते हैं भाषा के बारे में. लैंग्वेज क्या है तो समझते हैं. इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो ये आपके संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा है. बात करें लैंग्वेज की, भाषा की, तो इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ. ये शुरू होती है आपके जन्म के बाद. जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस समय से आपकी भाषा जो है, लैंग्वेज जो है शुरू हो जाती है. जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट जो है जन्म के पहले शुरू होता है, फिर हमने सोशलाइजेशन प्रोसेस किया कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये आपके जन्म के बाद शुरू होती है. वैसे ही आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज भी जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से शुरू हो जाती है. देखो, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले रोना शुरू करता है. तो उस केस में हम कहेंगे कि क्राइंग इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड. कि रोना ही सबसे पहले जो बच्चा क्राइंग करता है, साउंड के थ्रू क्राइंग कर रहा है, तो ये क्राइंग ही बच्चे की सबसे पहली भाषा होती है. तो बात करते हैं, लैंग्वेज इज़ अ कॉग्निशन दैट ट्रूली मेक्स अस ह्यूमन बीइंग. एक इंसान को जो एक जानवर से अलग करता है, ये भाषा ही है जो एक इंसान को अलग करती है जानवर से. तो लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ टूल ऑफ थॉट्स, बट वी यूजुअली थिंक ऑफ इट इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल. देखो, अगर हम भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज हियर इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. संप्रेषण का एक माध्यम है. देखो, ह्यूमन ब्रेन के अंदर हम जो है थॉट्स आते हैं. हमारे जो थॉट्स हैं, हम देखो यहाँ से थॉट्स क्या है, बेसिकली हमारे जो मेंटल कंसेप्ट बना है, हमारी मेंटल इमेज है. किसी भी कंसेप्ट को लेकर हम जो है सोचते हैं तो हमारा मेंटल इमेज है. हम कह सकते हैं कि कंसेप्ट इन आवर माइंड इज़ नॉन एज थॉट. अब इन थॉट्स को प्रोड्यूस कौन करता है?
ये हमारे जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, मेंटल इमेज बनी है, ये किस मीडियम के थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो मीडियम विल बी, आपका मीडियम क्या होगा, लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप इन कंसेप्ट को, इन थॉट्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि थॉट को एक्सचेंज होने के का एक ज़रिया है आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज। अगर थॉट्स, अगर आपकी गाड़ी है ना, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर थॉट आपकी गाड़ी है तो इस गाड़ी की जो पटरी है, सड़क है, वो आपकी लैंग्वेज है। गाड़ी के लिए सड़क ज़रूरी है, तभी तो आगे चल पाएगी ना। वैसे ही आपके थॉट को प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए सड़क रूपी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट आपस में बहुत ही, हम कह सकते हैं कि ज़रूरी है। एक का अगर ना होना तो दूसरे का भी कोई मतलब नहीं बनता, मतलब दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। एक पहिया है जो थॉट है, उसको जनरेट करने का ज़रिया है आपकी भाषा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेट करने के लिए, आपके थॉट को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बीच जो है बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आई है, बहुत डिबेट हुआ है। किसी ने कहा है कि आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सबसे पहले आती है, उसके बाद आपके थॉट्स उसकी वजह से जनरेट होते हैं। कोई कहता है कि थॉट्स पहले आते हैं, उसकी वजह से ही आपकी लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी डिबेट है आपके वाइगॉट्स्की एंड पियाजे को लेकर। जैसे वाइगॉट्स्की मानते हैं कि लैंग्वेज की वजह से आपके थॉट्स आते हैं, वेरएज पियाजे मानते हैं कि नहीं, थॉट्स पहले आ जाते हैं, उसके बाद आपकी भाषा का विकास होता है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स है लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर। तो समझते हैं। अब बात करते हैं कि जो लैंग्वेज है आपकी, ये प्रोड्यूस करती है 4 काइंड ऑफ स्किल्स होती है। इंपॉर्टेंट वन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लैंग्वेज इंक्लूड्स 4 टाइप ऑफ स्किल्स, दैट इज LSRW से हम याद करेंगे इसको। ये होती है LSRW। L फॉर लिसनिंग स्किल्स होती है, स्पीकिंग स्किल, R फॉर रीडिंग स्किल एंड W फॉर राइटिंग स्किल। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे इंग्लिश पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी स्किल है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट की, या फिर आपके इंग्लिश लैंग्वेज की कौन सी स्किल्स है। 4 स्किल्स है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखो अगर हम बात करें लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल की, देखो इनकी बात कर रहे हैं, लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल की। जब आप लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो, तो आप मेरी बातों को जैसे इस समय ध्यान से सुन रहे हो, तो कुछ आप रिसीव कर रहे हो। इस समय क्या है, आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। दूसरी ओर जब आप रीड करते हो, सपोज आपको मैंने PDF सेंड कर दी, आप इस PDF को पढ़ रहे हो, मतलब रीडिंग कर रहे हो। जब रीडिंग कर रहे हो तो कुछ आप रिसीव कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव कर रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी लिसनिंग स्किल है और रीडिंग स्किल है, इट इज़ नॉन एज रिसेप्टिव स्किल, जिसमें आप कुछ रिसीव करते हो। तो हम कह सकते हैं कि ग्रहणात्मक स्किल है, रिसेप्टिव स्किल है। वेयरएज अगर हम बात करें स्पीकिंग स्किल की और राइटिंग स्किल की, तो स्पीकिंग में क्या करते हो, जब आप बोलते हो तो कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप लिख रहे हो तो अपने विचारों को आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल क्या है, आपकी प्रोडक्टिव स्किल है, जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस करते हो। पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रिसेप्टिव स्किल कौन सी है आपकी एंड प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है। रिसेप्टिव स्किल वो जिसमें आप कुछ रिसीव करते हो, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो, किसकी वजह से, लिसनिंग और रीडिंग की वजह से। वेयर एज जिसमें आप प्रोड्यूस करते हो, किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, अपने थॉट्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो वो स्किल्स बन जाती है आपकी प्रोडक्टिव स्किल। तो ये कंसेप्ट है आपके 4 काइंड ऑफ स्किल LSRW की। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज की, वैसे तो इस टॉपिक को इतना है नहीं, आपको पता है कि लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हमें पता है कि संप्रेषण का माध्यम है लैंग्वेज, इसकी वजह से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने थॉट्स को जनरेट करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। सोशल इंटरेक्शन हम इसके द्वारा करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लैंग्वेज की वजह से करते हैं। अपने जो कल्चर है उसको हम प्रिजर्व करते हैं लैंग्वेज के थ्रू और ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन कल्चर, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज की कौन कौन से जो कंपोनेंट्स है लैंग्वेज के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो वेरी फर्स्ट वन इज़ फोनीम्स। अब आपके फोनीम्स क्या होते हैं, तो समझते हैं फोनीम्स क्या है।
इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर लैंग्वेज, कि आपकी भाषा के जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट है, उसको हम कहते हैं फोनीम. इट इज़ द यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच. फोनीम डज नॉट हैव एनी इनहेरेंट मीनिंग बाय इटसेल्फ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैंग्वेज. फोनीम्स क्या होते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसकी वजह से आप पूरी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम फोनीम्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे कैट है, ये जो वर्ड बना है किन से मिलकर बना है, इंडिविजुअल यूनिट से मिलकर बना है. तो ये इंडिविजुअल यूनिट क्या है, सी प्लस ए प्लस टी. तो ये इंडिविजुअल क्या, सी से बना है, ए से बना है, टी से बना है. तो ये इन इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं फोनीम्स, कि जिसके आगे ना हम टुकड़े कर सकते हैं, ना ही इसका एक इंडिविजुअल मीनिंग होगा. बस ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो दैट इज फोनीम्स. हम कह सकते हैं कि साउंड की सबसे छोटी इकाई है, इस ना ही इसके आगे हम टुकड़े कर सकते हैं. और ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी लैंग्वेज के. जो भी आपने जितने भी आपके इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो फोनीम्स की हेल्प से ही प्रोड्यूस होते हैं. फोनीम्स के द्वारा ही आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है. तो ये है फोनीम्स. अगर हम बात करें इंग्लिश लेटर की, अगर हम बात करें तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट की, अगर हम बात करें टोटल लेटर की, अगर हम बात करें तो ये होते हैं 26 लेटर. ये जो 26 लेटर है आपके ए बी सी डी ए टू जेड जितने भी लेटर है आपके, ये कितने फोनीम्स को प्रोड्यूस करते हैं, कितने साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. इनकी टोटल जो साउंड्स होती हैं दे आर 44. क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट वन कि जो टोटल फोनीम्स है आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, या हम कह सकते हैं कि जो 26 लेटर है इंग्लिश के, वो कितने फोनीम को प्रोड्यूस करते हैं. तो 44 इंग्लिश के साउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं 26 लेटर. जिनमें से भी अगर हम बात करें ए टू जेड की, अगर हम बात करें तो वॉवल जो होते हैं, वो वॉवल लेटर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं 5 वॉवल. अगर हम इन 5 वॉवल की भी बात करें तो ये कितने साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये 5 वॉवल प्रोड्यूस करते हैं आपकी 20 वॉवल साउंड को. रेस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, 21 लेफ्ट कॉन्सोनेंट्स है, और ये जो कॉन्सोनेंट्स है ये प्रोड्यूस करते हैं आपके 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड को. तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस से पता होना चाहिए. टोटल फोनीम्स, टोटल साउंड आपकी जो लेटर है 26 लेटर है, ये प्रोड्यूस करते हैं 26 साउंड्स को. इनमें से 20 जो होते हैं आपके वॉवल साउंड्स होती हैं, और जो 24 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स साउंड्स होते हैं. तो ये कंसेप्ट है आपके फोनीम्स का. तो अगर हम बात करें फोनोलॉजी का, तो फोनोलॉजी क्या है, आपके स्टडी ऑफ द साउंड पैटर्न. लॉजी जहाँ पे भी आ जाता है वो अध्ययन होता है, कि फोनीम्स का अध्ययन करना. फोनीम्स क्या है, आपके जो साउंड है, साउंड की स्टडी करना. आपने स्टडी ऑफ फोनीम्स हम कहते हैं. फोनोलॉजी क्या है, आपकी स्टडी ऑफ फोनीम्स है, साउंड की स्टडी करना. तो दिस इज नॉन एज फोनोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न और साउंड ऑफ लैंग्वेज, और स्टडी ऑफ फोनीम्स इन लैंग्वेज. ठीक है, तो ये बात है फोनोलॉजी की. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम्स की बात करते हैं सबसे पहले. तो मॉर्फीम्स क्या होते हैं कि ये आपके स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, मीनिंगफुल यूनिट होते हैं. इससे पहले तो हमने सिर्फ बात की साउंड की बात की थी कि इंडिविजुअल यूनिट होता है, लेकिन जब हम मॉर्फीम्स की बात कर रहे हैं तो ये आपके स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड के यूनिट होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मीनिंगफुल वर्ड दैट कांट बी फर्दर डिवाइडेड. इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ये एक इंडिविजुअल वर्ड होता है जिसको आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. जैसे रैट है, कैट है, मैट है, तो ये जो वर्ड्स है इनका इंडिविजुअल मीनिंग है. अगर हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कोई इंडिविजुअल मीनिंग ऑफ वर्ड नहीं बनेगा. जैसे रैट है, आगे हम डिवाइड करेंगे तो ये इंडिविजुअल यूनिट बन जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, आपका फोनीम बन जाएगा. लेकिन हम बात करें मॉर्फीम की, ये हमारे पास होना चाहिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए. इसके आगे हम टुकड़े नहीं कर सकते ना, इसलिए ये क्या है, रैट, मैट, कैट, बैट, ये मॉर्फीम्स होते हैं. अगर हम बात करें एक वर्ड को लेते हैं, जैसे अनब्रेकेबल हमने वर्ड लिया, BREAK ब्रेकेबल. अगर हम इस पूरे वर्ड की बात करें तो ये जो पूरा वर्ड है इसको हम मॉर्फीम्स नहीं कहेंगे.
ठीक है, मॉर्फीम क्या होता है, आगे अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ना तो एक अलग अलग वर्ड निकल कर आ रहा है। अन को अगर हम कर रहे हैं इसका अलग मीनिंग है, ब्रेक इंडिविजुअल मीनिंग है, एबल का एक अलग मीनिंग हो जाता है। तो हम इस केस में हम ये पूरे जो वर्ड है इसको मॉर्फीम नहीं कहेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अन वर्ड में ब्रेक का यहाँ BREA के ब्रेक ले लेते हैं अलग से, एबल को हम यहाँ अलग से ले लेते हैं, तो हम इन तीनों वर्ड को अब कह सकते हैं कि दे आर द मॉर्फीम्स। क्योंकि अगर हम इसको आगे डिवाइड करेंगे तो ये इसका हम कोई मतलब नहीं होगा। ब्रेक को भी अगर हम डिवाइड करेंगे इसका फर्दर कोई मतलब नहीं होगा। एबल को आगे करेंगे फिर इसका मतलब नहीं होगा। तो मतलब ये क्या है, आपका इंडिविजुअल मीनिंगफुल वर्ड है। अब इसको आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये अन भी हो गया आपका मॉर्फीम, ब्रेक इज ऑल्सो मॉर्फीम एंड एबल इज ऑल्सो मॉर्फीम। तो ये है कंसेप्ट आपके मॉर्फीम्स एंड फोनीम्स के। फोनीम होता है इंडिविजुअल यूनिट, सिंगल यूनिट, और मॉर्फीम होता है इंडिविजुअल यूनिट होता है आपके साउंड का फोनोलॉजी फोनीम्स, और मॉर्फीम्स क्या होते हैं आपके स्मॉलेस्ट यूनिट आपके मीनिंगफुल वर्ड का। तो ये कंसेप्ट है आपके एग्जाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी होता है आपके इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। लॉजी जहाँ पे भी आ जाए तो उसका मतलब होता है आपने अध्ययन करना है उसका। आपने किसका अध्ययन करना है अब, कि स्मॉलेस्ट देखना आपने कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड क्या निकल कर आ रहा है, उसकी आपने साइंटिफिक स्टडी करनी है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो ये कंसेप्ट है आपके फोनीम एंड मॉर्फीम्स का। अब बात करते हैं आगे सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या होते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू योर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। आपका स्ट्रक्चर कैसा है सेंटेंस का, उसको लेकर हम बात करते हैं सिंटैक्स में। स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, क्या ये ग्रामर के रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई सेंटेंस, तो वो हम देखते हैं सिंटैक्स में। इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर बाय विच अ पर्सन कंस्ट्रक्ट फुल सेंटेंस। इसकी वजह से एक पर्सन जो है पूरे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो ये एबिलिटी है सिंटैक्स की, कि जो रूल्स है ग्रामर के वो फॉलो होने चाहिए, स्ट्रक्चर आपका जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे आई राइड अ बाईसाइकिल, ये जो है ग्रामर का रूल फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है इट इज़ करेक्ट, ये सही है। दूसरा है आई ड्राइव अ बाईसाइकिल, ये भी सही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि सिंटैक्टिकली ये सेंटेंस सही है। अगर हम मीनिंग की बात करें इन दोनों सेंटेंस में, अगर हम मीनिंग की बात करें तो बाईसाइकिल को, जो दो पहिए वाले जो व्हीकल्स होते हैं, उनको हम ड्राइव नहीं करते हैं बल्कि राइड करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है मीनिंग अगर हम मान के चले। लेकिन अगर मीनिंग की बात करें आई ड्राइव अ बाईसाइकिल, तो ये मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंगफुली ये सेंटेंस गलत है। लेकिन सिंटैक्स में सिर्फ हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, मीनिंग पे बात नहीं करते कि मीनिंग सही हो गलत हो, डजेंट मैटर, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने देखना है कि स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमारा रूल है ग्रामर के जो रूल है क्या उसको फॉलो किया जा रहा है, स्ट्रक्चर सही है। तो यस, इस केस में आपका स्ट्रक्चर सही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूल को फॉलो किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस भी सिंटैक्टिकली आपका करेक्ट है। दूसरे अगर हम बात करें, दूसरा आता है सिमेंटिक्स। अब सिमेंटिक्स क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग। आपके सेंटेंस का मीनिंग ये चेक करता है कि सेंटेंस का मीनिंग सही होना चाहिए। बात करें आई राइड अ बाईसाइकिल, अभी हमने कहा था कि बाईसाइकिल जो दो पहिए होते हैं उनको हम ड्राइव नहीं करते हैं, राइड करते हैं। तो दैट मीन्स ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, मीनिंग सही निकल कर आ रहा है कि आई राइड अ बाईसाइकिल। तो हम इस सेंटेंस को कहेंगे कि सिंटैक्टिकली भी ये करेक्ट, ये सेंटेंस सही है, और सिमेंटिकली भी ये सेंटेंस सही है क्योंकि मीनिंग इसका सही है। वेयर एज आई ड्राइव अ बाईसाइकिल, देखो बाईसाइकिल को हम ड्राइव नहीं करते हैं, हम इसे राइड करते हैं, तो दैट मीन्स ये जो सिमेंटिक्स है, इसका मीनिंग है वो गलत निकल कर आ रहा है। तो हम इस सेंटेंस को कहेंगे सिंटैक्टिकली तो सही है क्योंकि स्ट्रक्चर इसका सही है, तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे करेक्ट सिंटैक्टिकली बट इनकरेक्ट सिमेंटिकली, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो गलत मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो हम ये कहेंगे सिंटैक्टिकली तो ये सेंटेंस सही है लेकिन सिमेंटिकली ये सेंटेंस गलत है। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड, तो इसको आप सोचो क्या होगा, माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड। अगर हम बात करें रूल की, अगर हम बात करें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड,
तो कहीं ना कहीं ये रूल, ग्रामर का जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चर इसका सही है, स्ट्रक्चर इसका सही है। लेकिन वहीं अगर हम मीनिंग की बात करें, क्या इंसान एक्सपायर होते हैं? अरे दवाइयाँ एक्सपायर होती है, इंसान एक्सपायर नहीं होता है। तो मीनिंग इसका गलत निकल कर आ रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे सिंटैक्टिकली तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन सिमेंटिकली इट इज़ रॉन्ग। हम कहेंगे कि रॉन्ग आपका सेंटेंस है, सिमेंटिकली इनकरेक्ट है। सेम एज मैडम ड्राइव्स अ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल को देखो क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है, वही वाला कंसेप्ट आ गया। बाईसाइकिल को हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं या राइड करते हैं? ठीक है, तो हम इसको राइड करते हैं, तो सिमेंटिकली ये सेंटेंस क्या है हमारा, रॉन्ग है। एक और अगर हम एग्जाम्पल को लेके चले, अगर मैं आपके पास एग्जाम्पल लिखूं, माई अंकल, नहीं इसको नहीं, रुको वेट, माई साइकिल इज सिक, यस, माई साइकिल इज सिक। अब आप इस सेंटेंस को मुझे बताइए, ये जो सेंटेंस है ये सिमेंटिकली और सिंटैक्टिकली कैसे सही है? माई साइकिल इज सिक, अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो रूल है उसको फॉलो किया जा रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम मीनिंग की बात करें, ठीक है, क्या साइकिल सिक होती है? ठीक है, इंसान बीमार हो सकता है, ठीक है, साइकिल को हम ये जो है अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया है, तो हम इस सेंटेंस को क्या कहेंगे कि दिस सेंटेंस इज सिमेंटिकली रॉन्ग बट सिंटैक्टिकली करेक्ट। सिंटैक्स इसका सही है, वाक्य विन्यास इसका बिल्कुल सही है, सिंटैक्टिकली ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन सिमेंटिक मतलब जो आपका मीनिंग है वो रॉन्ग निकल कर आ रहा है। तो मीनिंग आपका रॉन्ग है, सिमेंटिकली ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। बस सिंटैक्स में आपने स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, सिमेंटिक्स में आपने स्ट्रक्चर के मीनिंग पर ध्यान देना है कि मीनिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रैग्मेटिक्स। अब प्रैग्मेटिक्स क्या होता है कि स्टडी ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ अ लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज को इफेक्टिवली कैसे यूज करते हो, या ये होता है प्रैग्मेटिक्स। जब आप सेंटेंस को, जब आप पता है कि कब कौन सा सेंटेंस आपने बोलना है, इफेक्टिवली कैसे आपने लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना है, तो ये आता है आपके प्रैग्मेटिक्स में। आपको पता है कि आपने रियल लाइफ सिचुएशन में लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है, लैंग्वेज सिचुएशनल टू सिचुएशनल कैसे चेंज होती है, कल्चर के अकॉर्डिंग, सोसाइटी या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज को कैसे यूज़ करोगे, तो ये इंक्लूड होता है आपके प्रैग्मेटिक्स में। मतलब नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की, भाषा की जब आपको अच्छी नॉलेज है, अच्छी समझ है, सेंटेंस को आप प्रॉपर प्रोड्यूस करना जानते हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दैट नॉलेज इज नॉन एज योर प्रैग्मेटिक्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर हम बात करें स्टेजेस की, तो वेरी फर्स्ट वन इज योर बर्थ। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे के जो है, बच्चा तो रोता है, उस समय बच्चे की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन आपके जो बच्चे की जो क्राइंग है, रोना है, वही उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो क्राइंग इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, कि हम सबकी क्या होती है, रोना जो है, क्राइंग हमारी सबसे पहली भाषा होती है। अब बच्चा जब 6 महीने का 6 वीक का होता है, तो बच्चा बलबलाना शुरू करता है, कूकना शुरू करता है, कूइंग शुरू करता है। मीनिंगफुल नहीं होते हैं वो वर्ड्स, ब म इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको बच्चा बोलना शुरू कर देता है, भले ही मीनिंगफुल नहीं होते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे शुरू करता है। जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, 6 महीने तक बच्चा अब बलबलाना शुरू करता है, सिंगल सिलेबल वर्ड को यूज़ करना शुरू करता है। ठीक है, जो जैसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वोवल्स होते हैं, ठीक है, ब ब म प प, इस तरह के जो सेंटेंसेस है, इस तरह के जो वर्ड्स है, इनको बोलना शुरू करता है। अब 1 साल तक आते आते 1 ईयर तक बच्चा जो है 1 वर्ड को बोलना शुरू कर देता है, वो भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सामने है उसके पास पानी है तो पानी को बोलेगा, खाना है खाना बोलेगा, इस तरह के वर्ड्स को प्रोड्यूस करेगा। अब 2 साल तक आते आते बच्चा जो है 2 वर्ड स्पीच को बोलना शुरू करता है, इसको जो है हम टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। अब ऐसे पूरा सेंटेंस बच्चा नहीं बोलेगा कि मुझे खाना खाना है, ऐसा नहीं बोलेगा, सिर्फ वो इतना बोल सकता है कि खाना खाना। सिर्फ 2 वर्ड स्पीच को बच्चा बोलता है 2 साल तक आते आते, और इसी को जो है टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच वो होता है
मतलब स्टार्ट स्पीकिंग 2 वर्ड्स बट विदाउट फॉलोइंग एनी ग्रामर रूल। ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करता है बच्चा, लेकिन जो 2 वर्ड्स होते हैं उनको बच्चा बोल पाता है, बोलने में सक्षम होता है। एंड दिस इज नॉन एज योर टेलीग्राफिक स्पीच। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है टेलीग्राफिक स्पीच क्या है, जहाँ पर आप बिना लैंग्वेज के ग्रामर का जो आपके जो ग्रामर का रूल है उसको यूज़ किए बिना ही आप 1 या 2 सेंटेंसेस, 1 या 2 वर्ड्स को बोलते हो। फिर आता है प्री स्कूल ईयर, मतलब 6 से जो पहले वाली अवस्था है, 2 से 6 साल वाला जो पीरियड है, ये आपके क्रिटिकल पीरियड होता है भाषा के डेवलपमेंट का, लैंग्वेज के डेवलपमेंट का। चॉम्स्की भी कहते हैं कि जो 2 से 6 साल का पीरियड है, बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है, कि सबसे ज़्यादा भाषा अगर बच्चा सीखता है ना, 2 से 6 साल तक अगर आप बच्चे को सिखाओगे तो बच्चे का क्रिटिकल पीरियड होता है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो ये क्या है, सेंसिटिव पीरियड है, इसमें क्या इंक्रीज होती है आपकी भाषा का डेवलपमेंट प्रॉपर होता है। हर दिन बच्चा जो है नए नए वर्ड्स को सीखता है, और ये जो वर्ड्स है पर डे वो 50 वर्ड्स को सीखता है। 25 से 50 शब्दों को, नए शब्दों को बच्चा सीखने की क्षमता रखता है प्री स्कूल ईयर में, अर्ली चाइल्डहुड या 2 से 6 साल की अवस्था में। तो अगर हम बात करें तो ये क्लासिफिकेशन है, जनरल क्लासिफिकेशन थी ये वाली, ठीक है। ये वाली अगर हम बात करें पर्टिकुलर, अगर प्रोफेसर स्मिथ की बात करें तो प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि बच्चा 1 साल में 3 जो शब्द है उनको प्रोड्यूस करता है। 2 साल तक आते आते बच्चा 272 शब्दों को प्रोड्यूस करता है। एंड 5 ईयर तक बच्चा जो है 272 में हमने 0 यहाँ लगा देना है, तो ये 2072 वर्ड्स को प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ। तो ये बात थी आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा की, कि किस तरह से आपके जो है भाषा का विकास होता है। हमने इसमें देखा लैंग्वेज के बारे में, करैक्टरिस्टिक्स को जाना, फिर हमने इसमें स्टेजेस को जाना, फिर इसके एलिमेंट्स को जाना कि इसमें सिंटैक्स क्या होते हैं, सिमेंटिक्स क्या होते हैं, मॉर्फीम्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं, फोनीम्स क्या होते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वन। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।